नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच की गई है। फ्रेंड्स, हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आर्टिकल 12 से पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 से क्या कहा गया है? आर्टिकल 12 में कहा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें राज्य क्या है, स्टेट क्या है? तो फ्रेंड्स, स्टेट में शामिल है भारत की स्टेट्स की असेंबलीज, इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होती है, इनको स्टेट में शामिल किया जाता है। इसी तरह से जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अलावा स्टेट्स की असेंबली होती है, वो भी इसमें शामिल होती हैं। पंचायतें होती हैं, वो भी स्टेट में शामिल होती हैं। नगर पालिका होती है, स्टेट में शामिल होती हैं। इस तरह से इसमें स्टेट की डेफिनेशन की गई है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, वो भी स्टेट में शामिल हैं। नेक्स्ट देंगे आर्टिकल 13। इसमें क्या है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका अर्थ होता है कि जो कानून हैं जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, उनको जुडिशरी शून्य घोषित कर सकता है। इनको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून नहीं बनाएगी या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जो फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो या कम कर सकता हो। इसी तरह देखेंगे फ्रेंड्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 लिखा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ है कानून सर्वोच्च होता है और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस तरह से कानूनों का संरक्षण किया जाता है और कानून सर्वोच्च होता है। यह रूल ऑफ लॉ पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? रूल ऑफ लॉ पर। इसी तरह से आर्टिकल 15 क्या कहा गया फ्रेंड्स? इसमें कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ। प्रोहिबिशन का अर्थ है कि यहां प्रतिबंधित किया जाता है किसको? डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस तरह से इनके आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है आर्टिकल 15 के तहत। इससे देखें फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका फ्रेंड्स मतलब होता है जो पब्लिक सेक्टर जॉब्स होती हैं, और वहां अपॉइंटमेंट होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस बर्थ पे, इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह से आर्टिकल 70 देखें फ्रेंड्स, तो इसमें कहा गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कि अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं किया जाएगा। प्राचीन काल में या आधुनिक काल में देखा जाए तो भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 में की गई है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल 18 पढ़ेंगे, तो इसमें कहा गया आर्टिकल 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स अर्थात उपाधियों का अंत। ये टाइटल्स, उपाधि क्या है? एजुकेशन को छोड़ करके और मिलिट्री की छोड़ करके, सेना के द्वारा और शिक्षा के द्वारा उपाधियां मिलती हैं, उसको छोड़ करके किसी प्रकार की कोई उपाधि धारण नहीं की जाएगी। नहीं राज्य प्रदान करेगा और नहीं किसी विदेश से उपाधि धारण की जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते थे, उस पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? उसको रोक हटा दी गई। इस तरह से फ्रेंड्स, आर्टिकल 18 कहा गया एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 70 कहा गया है अनटचेबिलिटी का अंत। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होगा और टाइटल्स, उपाधि धारण नहीं की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल 19 देखेंगे। आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस तरह से आर्टिकल 19 में हमको जो राइट्स दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच के, बोलने का अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह से इसमें 6 राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन किया जाएगा। जैसे हम असेंबली करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बनाते हैं, इस तरह कोई प्रोफेशन बनाते हैं या आ जा सकते हैं या
भारत के किसी हिस्सा में बसते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमको फ्रीडम दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 क्या कहता है? ये कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। इसका अर्थ है जो अपराध होते हैं तो उसमें दोषी सिद्ध हो जाते हैं, उसमें संरक्षण किया गया है। जैसे एक अपराध करते हैं तो आप एक बार सजा दी जाएगी, दोबारा अपराध करते हैं 2 बार सजा दी जाएगी। इस तरह कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल 20 में पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 क्या फ्रेंड्स? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस तरह से आर्टिकल 21 आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। इसका मतलब है आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है, प्राण और देह की स्वतंत्रता दी जाती है, लिबर्टी है आपको। कैसी लिबर्टी है फ्रेंड्स? जैसे आप विदेश जाते हैं, जीवन साथी का चयन करते हैं, शुद्ध पर्यावरण रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 21A, ये क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फ्रेंड्स 86 अमेंडमेंट द्वारा 86 अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, और 86 अमेंडमेंट के द्वारा इसको 2002 में जोड़ा गया था। इस तरह से आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है। आर्टिकल 21A ये फंडामेंटल राइट्स है, नाउ एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 22, ये क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो क्या होता है? गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किया जाता है। कोई अपराध हो जाता है किसी, तो उसे गिरफ्तार किया जाता है और तो उसका कुछ राइट्स होते हैं, उसमें संरक्षण किया जाता है। जैसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके रीजन बताने हुए क्यों गिरफ्तार किया गया। इस तरह से अरेस्ट और डिटेंशन इसको राइट दिया गया। आर्टिकल 23 क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लिबर्ड। इसका अर्थ है कि मानव की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, जो मनुष्य होता है उसकी खरीद बिक्री नहीं की जाएगी, और ना ही उसे जोर जबरदस्ती से प्रेशराइज करके कार्य कराया जा सकता। वह स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कार्य का चयन कर सकता है, काम करेगा कब नहीं करेगा, ये स्वतंत्र है। ये आर्टिकल 23 कहता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, आर्टिकल 24 क्या कहता है? 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। क्या होता है मित्रों? जो बच्चे होते हैं उनके हेल्थ एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उनको आवश्यकता है खतरनाक कार्यों में लगाया जाए, जैसे फैक्ट्री है, माइनिंग्स है, या अन्य कोई खतरनाक रासायनिक केमिकल्स हैं, उनमें कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। तो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल 25 क्या कहता है? यू सी आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। इस तरह से हम जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म के अंतःकरण की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की हमको स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह से हमको धर्म की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 25 में दी गई है। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल 26 देखेंगे आप, तो 26 में क्या कहा गया है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे जो रिलीजियस साइट्स होती हैं या रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं, चर्चेज होते हैं, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मस्जिद, मॉस्क, इनके लिए हम जो मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं ये 26 के तहत होता है। नेक्स्ट 27 देखेंगे। 27 क्या है फ्रेंड्स? इसमें फ्रीडम एज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका अर्थ होता है जो विभिन्न रिलीजन होते हैं इंडिया में, उसमें किसी रिलीजन के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा और किसी धर्म के प्रचार के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा आर्टिकल 27 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल 28 क्या कहता है? 28 कहता है फ्रीडम एज अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। क्या होता है फ्रेंड्स? जो पब्लिक इंस्टीट्यूट होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होते हैं, तो उसमें रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है। लेकिन क्या होता है, कुछ मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं, वहां अगर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है तो आप प्रेजेंट हो या ना हो, ये आप इंडिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 29। ये क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसका अर्थ है जो माइनॉरिटीज क्लास है, इंडिया में 6 रिलीजन माइनॉरिटी क्लास हैं, तो इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, इनके हितों का संरक्षण किया जाएगा।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। नेक्स्ट आर्टिकल 30 क्या कहता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। इसके अलावा उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो माइनॉरिटीज कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, ये आर्टिकल 30 से ऑपरेट की जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 31, ये क्या कहता है? 31 कहता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस तरह से फ्रेंड्स ये रिपील कर दिया गया। ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा 44 अमेंडमेंट किया गया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। इस अमेंडमेंट द्वारा इसे रिपील कर दिया गया। जो प्रॉपर्टी का राइट था, संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ अमेंडमेंट करके जोड़ दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 31(1) एक आ गया है सेविंग और लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो कुछ कानून हैं वह संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स किया जाता है, संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन देते हैं। 31A 31B क्या कहता है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। कुछ ऐसे कानून हैं और अधिनियम है, उनको वैधता प्रदान की जाती है जिससे संपत्ति का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसमें 31C क्या कहता है? सेविंग ऑफ लॉज गिविंग अफेक्शन ऑफ सर्टेन, सेविंग लॉज गिविंग अफेक्शन ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या होता है, जो आप पार्ट 4 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 है, उसमें डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी को प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रेंड्स क्या किया गया है? उन डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी को प्रोटेक्शन करने के लिए आर्टिकल 31C में प्रोविजन किया गया है कि यदि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल टकराते हैं तो इनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 31D जोड़ा गया है। इसमें क्या गया है? लॉज ऑफ सेविंग ऑफ लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी रिपील्ड। इसे रिपील्ड कर दिया गया। जो असामान्य तत्व थे और गैर राष्ट्रीय गतिविधियां थी, उनको बैन किया गया था, हालांकि इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 32, ये क्या कहता है? ये कहता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। तो फ्रेंड्स हमारे आर्टिकल 32 में 5 रिट्स हैं। कितनी है? 5 रिट्स। तो इन 5 रिट्स को डॉक्टर अंबेडकर महोदय ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आर्टिकल 32 में राइट्स को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल, आत्मा कहा है। इस तरह से हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करवाने के लिए इसमें व्यवस्था करते हैं। इसमें क्या है? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से अपने फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आर्टिकल 32 किससे है? ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, रेमेडीज, ये कहता है रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 क्लॉज क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट्स लॉज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर द आर्टिकल 32। इस तरह से ये हटा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस ETCs। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो फोर्सेस होते हैं और पुलिस होती है, इनके फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कम किया जाता है, सीमित किया जाता है, जिससे कहते हैं मूल अधिकारों का उपांतरण। इसी तरह से जो फोर्सेस होते हैं इनके अधिकार सीमित किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये आवश्यक होता है। इस तरह से फंडामेंटल राइट्स को कुछ चेंजिंग किया जाता है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन और फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरियाज। क्या होता है? जब मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लागू होता है तो मार्शल लॉ की स्थिति में, जो सैन्य शासन स्थिति में, वहां फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो उस स्थिति में व्यवस्था की गई है कि मार्शल लॉ की स्थिति में कुछ फंडामेंटल राइट्स में कुछ कटौती की जा सकती है, हालांकि कंपेंसेशन के रूप में कुछ दिया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 35 क्या कहता है? लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम
ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए संसद क्या है, कानून बना सकती है। जैसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 में बनाया हमने। 1955 में जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसे अनटचेबिलिटी एक्ट कहते हैं, वो आर्टिकल 35 के तहत ही बनाया गया था। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पढ़ा कि हमारा जो संविधान है उसमें पार्ट 3 है, उसमें 6 राइट्स हैं। कितने हैं? इसमें 6 राइट्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 6 राइट्स में इनको हम कहां से लागू करवा सकते हैं फ्रेंड्स? इसको आर्टिकल 32 से लागू करवा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। इसे अम्बेडकर कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका स्टडी किया। इस तरह फ्रेंड्स हम आगे वीडियो लाते रहेंगे, आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।